नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी में 7वें चरण का मतदान पूर्वांचल के मैदान में होने जा रहा है। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। हम इस वीडियो में पूर्वांचल की राजनीति, योगी और मोदी के भाषणों का विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आप इसे ठहर कर और पूरा देखेंगे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन के लिए प्रचार कर रहे थे। उनका भाषण सुनकर लगा कि गोरखपुर काफी विकसित हो चुका है। मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन जिन बातों को लेकर दावा कर रहे थे उससे जुड़ी कुछ खबरें हमने तलाश की, फिर उससे मिलाकर देखा कि गोरखपुर का कितना विकास हुआ है। इसी 8 अप्रैल की खबर है कि एलायंस एयर ने गोरखपुर से लखनऊ की उड़ान सेवा बंद कर दी। दिल्ली की उड़ान को 4 दिन कर दिया। जागरण ने तो यह भी लिखा है कि फरवरी महीने में स्पाइस जेट ने दिल्ली व मुंबई की उड़ान के साथ ही गोरखपुर एयरपोर्ट का कार्यालय बंद कर दिया। मगर इसी के साथ यह भी खबर छपी है कि आकाशा एयर ने दिल्ली व मुंबई की उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मई के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ लखनऊ और दिल्ली की उड़ानों की बात नहीं करते, मुंबई की बात करते हैं कि गोरखपुर से मुंबई जा सकते हैं। इंडिगो ने गोरखपुर से प्रयागराज के लिए जो उड़ान शुरू की थी वो भी कम यात्रियों के चलते बंद हो गई। स्पाइस जेट की वाराणसी और कानपुर के लिए शुरू हुई उड़ानें तो 1 माह के भीतर ही बंद हो गईं। जब तक आप इन खबरों को निकाल कर नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट को लेकर जो कहा है उसमें कितना दम है। क्या उसे विकास का मानक माना भी जा सकता है? जाना हो तो 1.5 से 2 घंटे में आप सीधे ट्रेन लगेगी मुंबई की यात्रा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रवि किशन की फिल्म देखी? पैसा देकर या फ्री में? चुनाव के बाद फ्री में दिखाएंगे आपको इसको। आप में से कितने लोग हैं जो उनके साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं, जिसमें आप नायक रहे वो खलनायक रहे? कितने लोग रहेंगे ऐसे? अरे नायक तो एक ही होगा। लेकिन ये सब काम है रामगढ़ ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग भी हो जाएगी, फिल्म भी बन जाएगी। अच्छी सरकार जब चुनते हैं, अच्छे नेता को वोट देते हैं, अच्छी पार्टी को वोट देते हैं, देश के अंदर सम्मान बढ़ता है, सुरक्षा मिलती है, विकास भी होता है। गोरखपुर को हवाई जहाज का सपना दिखाया गया। सपना इतना बड़ा कर दिया गया कि लखनऊ की दूरी भी चंद मिनटों की लगने लगी। कुछ दिनों तक लखनऊ तक लोग उड़कर भी गए होंगे, मगर अब ट्रेन ही विकल्प रह गया है। हमने पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि यूपी के दूसरे कई शहरों से भी ऐसी कई उड़ानें बंद हो गई हैं। इस चुनाव में उड़ान योजना की सच्चाई पर बात नहीं हो सकी। 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके पहले 24 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। चुनाव को देखते हुए यह सब कर दिया गया ताकि लोगों में उम्मीद पैदा हो कि विकास आ रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल फ्लाइट उतरेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। दैनिक भास्कर में राजेश साहू की 2 महीने पहले की रिपोर्ट है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट बंद हो चुकी है। मुंबई की फ्लाइट का सिर्फ शेड्यूल जारी हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट तो कभी शुरू नहीं हुई। इसी 29 मार्च को पत्रकार मनोज सिंह ने द वायर में लिखा कि कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन के समय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 24 नवंबर 2021 से दिल्ली और 18 दिसंबर 2022 से मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। कोलकाता से भी उड़ान सेवा के जरिए जोड़े जाने की बात उन्होंने की। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्ध से जुड़े सभी 8 स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। ये सभी दावे एयरपोर्ट के उद्घाटन के 28 महीने बाद भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। कोलकाता के लिए सिर्फ कुछ ही दिन उड़ान हो सकी, जबकि मुंबई के लिए आज तक उड़ान शुरू नहीं हुई। 8 बौद्ध स्थलों के लिए भी कुशीनगर से कोई उड़ान नहीं शुरू हो पाई। सिर्फ दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की एक उड़ान जारी रही, वो भी 5 नवंबर 2023 से बंद हो गई है। तो आपने देखा कि बुनियादी बदलाव की जगह किस तरह हवाई सपने दिखाए जाते हैं।
चुनाव के आसपास इस तरह से लोगों की आंखों में चमक पैदा की जाती है। अपने जिले में हवाई जहाज उतरता देख लोग हैरान हो जाते होंगे, मगर कब वो जहाज गायब हो गया पता भी नहीं चला। तो क्या दिखावे के लिए उन जगहों में भी करोड़ों रुपए फूंक कर एयरपोर्ट बनाए गए जहां के लोगों की आर्थिक क्षमता हवाई जहाज से चलने की नहीं है? इस पैसे से कुछ और हो सकता था, लोगों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। जहां के ज्यादातर लोग ट्रेन में भी जनरल क्लास में ठुसा कर जाते हैं, इस तरह की रूट पर हवाई जहाज का बंद होना यह भी बता रहा है कि इलाके की गरीबी के साथ साथ यहां व्यापार कमजोर हुआ होगा। अगर व्यापार में तेजी आती तो फिर भी इन सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ सकता था या जारी रह सकता था। व्यापारी दर्द तो कह नहीं पाएंगे, धर्म की राजनीति उनके व्यापार को अभी और चौपट करेगी, आगे भी नहीं कह पाएंगे। यूपी के चुनाव में उड़ान योजना पर बात नहीं हो रही। उज्ज्वला की सब्सिडी लंबे समय तक नहीं थी। लोगों ने सिलेंडर खरीदने में ही महीने की कमाई गंवा दी। अब जब कुछ राहत दी गई है तब भी गैस का सिलेंडर लोगों की पहुंच से दूर है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का दावा किया। यह बात साफ नहीं हुई कि पूरे शहर की बात कर रहे हैं या किसी खास इलाके की। उनके भाषण की बात कर रहा हूं। हम उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन पिछली बरसात में गोरखपुर में किस तरह की खबरें छपी हैं पहले उस पर नजर डालिए। पिछले साल 29 मई को अमर उजाला में तस्वीर के साथ खबर छपी। लिखा कि रुस्तमपुर बेतिया हाता में 200 से अधिक मकान हैं, 4 बड़े अस्पताल, 2 विद्यालय हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। यहां नाले तो बने हैं, लेकिन नाले और सड़क की ऊंचाई मकानों से अधिक हो गई है, इसलिए बारिश में 1 फीट से अधिक जल जमाव हो जाता है। पिछले साल ही जुलाई में नवभारत टाइम्स की खबर है, शहर के लोग जल जमाव से इतना परेशान हो गए कि जूनियर इंजीनियर पर हमला कर दिया। गोरखपुर में जल जमाव की समस्या दूर नहीं हुई, ऐसा स्थानीय अखबारों की खबरों से लगता है। हर वर्ष बाढ़ आती थी, पूरा क्षेत्र जलमग्न रहता था, बीमारी रहती थी, सड़क नहीं थे, बिजली नहीं थी और बरसात में पूरा क्षेत्र बाढ़ से त्रासदी से जूझता था। और आज जब आपने समर्थन दिया, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह को विधायक चुना, तो तरकुलानी में रेगुलेटर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अरे जोर से पानी उड़ा दो इसके लिए। बन गया ना? अब तो पानी नहीं लगता ना। जनता नेताओं के दावों को देखकर परखकर ही वोट करती है, यह कोई जरूरी नहीं। लेकिन मीडिया इन सब बातों की पड़ताल खासकर चुनाव के समय किसके हित में बंद कर देता है, यह बात आप आसानी से समझ सकते हैं। 3 दशक से गोरखपुर की सीट हिंदुत्व की धारा के साथ रही। 2018 एक अपवाद है, जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां उपचुनाव हुआ तो सपा और बसपा के साझा उम्मीदवार ने हरा दिया। इस बार यहां इंडिया गठबंधन से काजल निषाद उम्मीदवार हैं, वे भी टेलीविजन अभिनेत्री रही हैं। 2019 में रवि किशन गोरखपुर से पहली बार चुनाव लड़े और 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत गए। उसके पहले रवि किशन वहां से बीजेपी के कोई पुराने कार्यकर्ता तो थे नहीं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने पर उन्हें 7 लाख से अधिक वोट मिलता है। कुल मतों का 61% वोट मिला। हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, लेकिन पहली बार में ही 61% वोट मिल जाए ये कम नहीं होता। और इसमें कितनी कमी आएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह कुशीनगर देवरिया बांसगांव की सीट पर बीजेपी को 57% से अधिक का वोट मिला था। पूर्वांचल में बलिया ही एक ऐसी सीट है जहां 2019 में बीजेपी मात्र 15,000 वोट से जीती थी। बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को हरा दिया। इस बार वीरेंद्र सिंह का टिकट कट गया। उनकी जगह समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके नीरज शेखर को बीजेपी ने उतारा। 2019 में नीरज शेखर बीजेपी में आ गए, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। बलिया की सीट से नीरज के पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जीता करते थे। यहां बीजेपी को परिवारवाद नजर नहीं आया। सनातन पांडे इस समय विधायक हैं। क्या यह सीट बीजेपी इस बार बचा लेगी? पूर्वांचल की एक और सीट है गाजीपुर। 2019 में यहां अफजाल अंसारी जीते, कुल 5,66,000 वोट से।
51% से अधिक वोट मिले। दूसरे पायदान पर पहुंच गए भाजपा के मनोज सिन्हा, जो 1,20,000 मतों से हारे थे। मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। खबरें छपी हैं कि चुनाव के दिनों में गाजीपुर में मौजूद हैं और पर्दे के पीछे से चुनावी गतिविधियों को संभाल रहे हैं। गाजीपुर में मोदी और योगी की संयुक्त सभा हुई है। एक ही मंच से दोनों ने भाषण दिया। साथियों, हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। ये पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। डॉक्टर शिवपूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्रह पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जांबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर की सभा में जिस गहमर गांव का नाम लिया, उसके हर घर में सेना से रिटायर जवान और मौजूदा जवान रहता है। गहमर में सेना के लिए तैयारी करने वाले जवानों के लिए एक बड़ा सा मैदान है। अग्निवीर योजना ने इस गहमर के सपनों पर क्या असर डाला, वह गहमर तभी कह पाएगा जब हिंदुत्व की राजनीति से बाहर आएगा। ये वो जगह थी जहां नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना के गुण गा सकते थे, उसके फायदे युवाओं को बता सकते थे। अगर ऐसा करते तो फायदे बताने के दौरान ही आधे लोग सभा स्थल छोड़कर चले जाते। इसलिए उन्होंने अग्निवीर का नाम नहीं लिया, वन रैंक वन पेंशन का नाम लिया। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ, मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके वन रैंक वन पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। अब कोई मुझे बताए भाई, 1.25 लाख करोड़ की जरूरत, उसके सामने 500 करोड़ का ड्रामा, ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पूर्व सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? वन रैंक वन पेंशन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही लागू नहीं हुआ। 2017 में लागू हुआ, तब जब सेना के रिटायर अफसरों ने भयंकर आंदोलन किया। क्या क्या जुल्म नहीं सहे उन लोगों ने। जिस सेना के नाम पर गोदी मीडिया ने सभी को एंटी नेशनल कहा, उस गोदी मीडिया ने वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ते हुए सेना के रिटायर अफसरों को कैसे कवर किया, उनके बारे में क्या क्या कहा, यह अगर आप जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। उसने तो अग्निवीर को लेकर प्रधानमंत्री से कोई सवाल भी नहीं किया। गाजीपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेवाड़ी की रैली में वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था, लेकिन वो यह बताना भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आते ही वन रैंक वन पेंशन भूल गए थे।
इस वादे को याद दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना हुआ। यह धरना कई हफ्तों तक चला। अखबारों के पुराने पन्ने पलटिए जरा, खबर मिलेगी कि कैसे पुलिस ने सेना के अफसरों के पॉकेट फाड़ डाले जिन पर उनके मेडल लटके होते थे। उनके तंबू तक उखाड़ दिए गए। अगर वे इस तरह आंदोलन नहीं करते तो वन रैंक वन पेंशन आज तक लागू नहीं होता। लेकिन इस बात को नोट कीजिए कि इन बातों को प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर की सभा में गायब तो कर ही दिया, अग्निवीर को भी गायब कर दिया। कम से कम गहमर और गाजीपुर को यही बता देते कि अग्निवीर जैसी कमाल की योजना लेकर आए हैं। पूर्वांचल बेहद गरीब इलाका है। एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर से यहां तरक्की नहीं आई और ना कभी आएगी। एक्सप्रेसवे से जब आप गुजरेंगे तो लंबी लंबी दूरी तक आपको एक ढाबा तक नजर नहीं आएगा। मोदी और योगी की सभा के बाद इस इलाके में आज अखिलेश यादव ने भी चंदौली और गाजीपुर में सभा की। चंदौली में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह और गाजीपुर से उम्मीदवार अफजाल अंसारी के लिए प्रचार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर का नाम नहीं लेते। परमात्मा से लेकर अर्बन नक्सल तक न जाने क्या क्या बोल गए, मगर अग्निवीर का जिक्र तक नहीं किया। अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी गाजीपुर में हारने जा रही है। एक तरफ मोदी गाजीपुर में दंगों और माफिया की बात करते रह गए, दूसरी तरफ अखिलेश ने पेपर लीक की बात की, नौकरी की बात की, अग्निवीर को समाप्त कर देने की बात की। घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हम इस वीडियो में योगी की रैली के साथ साथ पूर्वांचल का हाल भी बता रहे हैं। क्या यहां इस बार कुछ बदल रहा है? कई सीटों पर बीजेपी को 57% से अधिक वोट मिले हैं। इसमें अगर 5-6% घट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या पूर्वांचल की लड़ाई इतनी आसान है? 4 जून आने दीजिए, हम तो पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की सभाओं पर रैली रिपोर्ट कर रहे हैं। एकदम से आप नहीं कह सकते कि योगी अपने सरकार के कार्यों की गिनती नहीं करवाते, लेकिन मुख्य रूप से उनका जोर मोदी सरकार के काम पर होता है। लोकसभा का चुनाव है, इसलिए भी योगी के भाषण में मोदी ज्यादा होंगे ही। योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सुनकर लगता है कि वे इस चुनाव में केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आधार पर मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना और शौचालय, इनमें से कई योजनाएं तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। 2017 और 22 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके नाम पर वोट मांगे जा चुके हैं। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो होली और दीपावली को एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से आप नजर नहीं हटा सकते।
उन्हें हटा देने की चर्चाओं से यह नहीं मान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का कोई वजूद नहीं है। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें आईं, तब पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक की लहर चल रही थी। उस लहर में 2019 में बीजेपी की सीटें कम हो गई। 2014 में 71 सीटें आई थीं, 9 सीटें कम हो गई। अगर 2024 में भी बीजेपी की सीटें कम हो गई तो योगी और मोदी पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जो भी योगी को हटाने की चर्चा को हवा देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर यूपी में बीजेपी 50 से 55 पर आ गई तो केंद्र में मोदी का प्रभाव घट जाएगा। मोदी अगर 272 से नीचे आ गए तो योगी का प्रभाव बढ़ जाएगा। मोदी योगी को नहीं, योगी मोदी को हटाने आ जाएंगे। अगर मोदी को 272 या 300 या 400 सीटें आ गईं तो फिर योगी को हटाने की चर्चा शुरू हो सकती है और वे मुझसे कह भी सकते हैं कि देखा हम सही थे। तब भी मुझे नहीं लगता कि योगी हटाए जाएंगे। योगी को ऐसा लगता हो तो मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे मुलाकात नहीं, और नेता ऐसी बातें किसी को नहीं बताते। आप जरूर कयास लगा सकते हैं कि योगी के लिए मजबूत मोदी जरूरी है या कमजोर मोदी। मोदी मजबूत हुए तो क्या अब योगी उनके लिए जरूरी रह जाएंगे? 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा कि योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। इस तरह के बयान रूटीन बयान होते हैं, लेकिन इसे भी नहीं दोहराया गया। तब तक याद रखिए कि योगी चर्चाओं में जितनी आसानी से हटा दिए जाएंगे, राजनीति के मैदान में शायद उतना आसान ना हो। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। योगी तो यहां बैरागी की तरह बात कर रहे हैं कि सत्ता से लगाव नहीं। योगी ने यह नहीं कहा कि बीजेपी ऐसा काम नहीं करती कि कोई उन्हें हटा दे। योगी के भाषणों में आप देखेंगे कि कुछ मुद्दे हर भाषण में फिक्स हैं। स्थानीय मंदिरों, धामों को प्रणाम करते हैं, सड़क निर्माण जैसी विकास की कुछ योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन तुरंत धारा 370 राम मंदिर पर आ जाते हैं। योगी और मोदी अपने हर भाषण में राम मंदिर का जिक्र करते हैं। गोरखपुर की रैली में योगी मंदिर बनाने के लिए मोदी को श्रेय देते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई, इस पर वे अपना दावा करते हैं। जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब गोदी मीडिया सारा श्रेय मोदी को दे रहा था, रथ यात्रा को याद कर रहा था, मोदी को सारथी की तरह दिखा रहा था। मंदिर को लेकर नए सिरे से स्मृतियां गढ़ दी गईं। ये और बात है कि योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन के वक्त मौजूद थे। मोदी के सामने योगी चर्चा में भले पीछे चल रहे हों, लेकिन टीवी के स्क्रीन पर साथ साथ ही दिखाई दे रहे थे। भाइयों, एक तरफ पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भी गोरखपुर की आवाज तो बननी चाहिए, बनेगी ना? अरे गोरखपुर से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूज्य बड़े महाराज जी ने, महंत रविंद्रनाथ जी महाराज ने आंदोलन प्रारंभ किया था। उससे पहले महंत दिग्विजयनाथ जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था। तो गोरखपुर का आंदोलन, तो गोरखपुर को बोलना ही चाहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेगा ना? जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, उसे देखकर आचार संहिता की गाइडलाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी चुनाव अब खत्म ही हो गया। मुसलमानों को लेकर योगी और मोदी अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं, लेकिन कई बार दोनों का भाषण एक समान होता है। जिन बातों के लिए मोदी की लगातार आलोचना हो रही है, योगी भी वही बात आराम से दोहराते हैं। कांग्रेस ने कहीं विरासत टैक्स का नाम नहीं लिया, आरोपों का खंडन भी किया, लेकिन इसके बाद भी योगी विरासत टैक्स की बात करते हैं। यानी दोनों अपने भाषणों के जरिए इस मुद्दे को लगातार पहुंचा रहे हैं। जो बात प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और भैंस का नाम लेकर कह रहे हैं, योगी वही बात औरंगजेब का नाम लेकर कह रहे हैं। अगर कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी तो विरासत टैक्स लगाएंगे,
बहनों भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं क्या है? ये वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। जजिया कर का मतलब, वरासत टैक्स का मतलब है पहले आपके बाप दादों की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिली है, उस प्रॉपर्टी का लोग सर्वे करवाएंगे, आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को देना है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या औरंगजेब या किसी भी राजा के समय अत्याचार नहीं हुआ, इसका दावा करना मुश्किल है, लेकिन औरंगजेब को लेकर भ्रांतियां भी बहुत हैं। आपसे गुजारिश है कि औरंगजेब के बारे में ठीक से पढ़िए। ऑड्री त्रुष्के ने औरंगजेब पर किताब लिखी है जो हिंदी में भी है, औरंगजेब सच्चाई और गल्प नाम से। यह किताब संवाद प्रकाशन से छपी है। टैक्स हर राजा ने लगाया। कई तरह के टैक्स अत्याचार की श्रेणी में आते हैं, आज भी आते हैं। जजिया भी है, लेकिन केवल जजिया नहीं है। आज ही देखिए जीएसटी के कारण व्यापारियों की क्या हालत हो गई। ये ठीक है कि धर्म की राजनीति के कारण वे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें दिख तो रहा है कि व्यापार मंदा है। मोदी राज में कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया गया। अब तो कॉरपोरेट से ज्यादा आम लोग टैक्स देते हैं। जीडीपी में आम लोगों के टैक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है, जबकि कम होनी चाहिए, और कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी कम है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। इस पर बहस ना हो, इसलिए जजिया का नाम लिया जाने लगता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की धारा के ऐसे नेता हैं जो अपनी जाति के आधार पर धर्म की राजनीति करते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे अपने आप को जितना भी हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बना लें, यूपी की सियासी चर्चाओं में उनकी एक पहचान ठाकुर नेता की भी है। यूपी की राजनीति में आप झंडा भले धर्म का उठा लें, लेकिन बिना जाति की जमीन के आप उस झंडे को गाड़ नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ योगी परंपरा से आते हैं, लेकिन राजनीति में जाति और धर्म की परंपरा भी चिपक जाती है, बल्कि आदित्यनाथ पर तीन तीन पहचान चिपकती है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि यूपी में राजपूत समाज का बड़ा नेता कौन है। याद रखिएगा, बृजभूषण सिंह ने योगी को टारगेट किया, रघुराज प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, बीजेपी का नहीं। धनंजय सिंह को बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आना पड़ा, कृपा शंकर चौबे के लिए काम करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को हिंदुत्व की धारा के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में दिन रात खपाते हैं, लेकिन वे भी ओबीसी पहचान से नहीं मुकरते। जब भी जरूरत होती है वे एक जाति की बजाय ओबीसी वर्ग की पहचान ओढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से हिंदुत्व की अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। यह खड़ा है जाति की उस जमीन पर जिसे मिटा देने का दावा किया जाता है। अगर आप हिंदुत्व के नीचे से जाति की कालीन हटा दें तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन पूर्वांचल की लड़ाई यह नहीं कि हिंदुत्व बचेगा या नहीं। यहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं कि कोई राजनीतिक दल धर्म बचाने का अहंकार ना करे तो बेहतर होगा। धर्म पूर्वांचल के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इनकी जरूरत कुछ और भी है। पूर्वांचल अपनी गरीबी से निकलना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा उसकी गरीबी है, लेकिन मोदी योगी की राजनीति पूर्वांचल को रटवा रही है कि उसके सबसे बड़ी असुरक्षा धर्म की असुरक्षा है। विडंबना देखिए कि धर्म की राजनीति भी कितनी असुरक्षित है। इसे भी सुरक्षा के लिए भीतर भीतर जातियों का गठजोड़ करना पड़ता है। इस समय पूर्वांचल में भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ की नदियों का पानी सूख रहा है, भीषण लू चल रही है और रेत गर्म होते जा रहे हैं। लू रेत को और रेत हवा को गर्म कर रही है। पूर्वांचल के पास अपना कोई सपना नहीं बचा। पलायन कर वे अपने सपनों को मुंबई और दिल्ली ले जाते हैं। जो यहाँ रह जाते हैं खराब शिक्षा और बेरोजगारी को जीवन भर के लिए गले लगा लेते हैं, और जो राजनीति में जाते हैं उनका सपना उन्हीं के जैसा होता है जिसे मिटाने का दावा योगी करते हैं। काफिले का यह वीडियो किसी प्रत्याशी का है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टा पर ऐसे नए युवाओं का वीडियो देखता हूं जो कल के नेता बनना चाहते हैं। इन गानों की लाइनों में हूटर की आवाज, विधायकों मंत्रियों को मिलने वाले प्रोटोकॉल की बातें होती हैं। पता नहीं घर में खाने के लिए है या नहीं,
या फिर उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि 4-4 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेकर वीडियो बनाता है। कई गानों में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का सपना भी मिलेगा। ऐसे तमाम गाने आपको मिलेंगे जिसमें नेता बनने वाला लड़का खुद को डॉन की तरह दिखाना चाहता है। यूट्यूब की कॉपीराइट के नियम बड़े सख्त हैं, वरना आपको दिखाता। डॉन और माफिया बनने का सपना राजनीति का है, लेकिन आम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कम पैसे में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं और दुआ देकर चले जाते हैं। उनके होने से अमीरों को बहुत फायदा है, बिल्डरों को बहुत फायदा है, उद्योगपतियों को बहुत फायदा है, क्योंकि यहां से सस्ता श्रम मिल जाता है। अस्पताल पहुंचने से यहां के लोग मर जाते हैं, लेकिन दोष किसी को नहीं देते, भगवान का शुक्रिया अदा कर घर चले जाते हैं। सबने पूर्वांचल का खून चूसा है। उसके बेरोजगार लड़कों के पास आवारा बनने के अलावा दूसरा कोई सपना नहीं है। यह वीडियो लंबा हो ही गया, होना भी था। पूर्वांचल की बर्बादी का दौर अभी बहुत लंबा चलने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।